हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-140 कृतिका और उसके पिता विराज और ऋषिका के साथ शौर्य पुलिस स्टेशन के अंदर एक खूबसूरत लड़की के साथ बैठा था, जिसका घमंड पानी की तरह झलक रहा था। ये थी कृतिका, जो कि एक जानी मानी एक्ट्रेस थी। कृतिका की परेशान ये थी कि कुछ दिनों से उसके पिता के दुश्मन उसके पीछे पड़े थे। वे लोग उसे किडनैप करवाना चाहते थे। पिछले किडनैपिंग से बाल बाल बचने के बाद कृतिका आज यहाँ पुलिस के पास मदद मांगने आई थी। लेकिन हमेशा की तरह उसका घमंड शौर्य को चुभने लगा। जब कृतिका ने पैसे की बात की तो शौर्य ने हंसकर उसका मजाक उड़ाया। मैडम, विराज और ऋषिका दोनों भी किसी आम परिवार से नहीं है जो आप उसे पैसों का लालच दे सको। अगर आपको प्रोटेक्ट करना कानून के अंदर बैठता है तो थे सिक्योरिटी मिल सकती, वरना अगर तुम्हें भाड़े के गुंडे तो मार्केट में ऐसे ही किलो के भाव पर मिलते हैं, जाकर खरीद लो। शौर्य की बात कृतिका को बहुत चुभी थी। शौर्य को इसका गुस्से से लाल चेहरा देखकर बहुत मजा आया। इस वक्त शौर्य अकेला ऐसा था जिसने यूनिफॉर्म नहीं पहना था। इशिका और विराज अपने यूनिफॉर्म में थे। इस वजह से कृतिका उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, कमिश्नर सर, आपका ये हवलदार कुछ ज्यादा ही बदतमीज नहीं है? इसे थोड़ी तमीज सिखाए। कृतिका का शौर्य को ऐसे बोलना विराज को फन्नी लगा। वह हंसते हुए बोला, मैडम जी, ये हवलदार नहीं है। तभी बीच में ही शौर्य बोला, भाई मेरा इंट्रो रहने दे, इस घमंडी लड़की का काम हाथ में लेते हैं और चलते हैं। शौर्य के कहने पर विराज ने कृतिका के प्रोटेक्शन के लिए इशिका को अपॉइंट किया था, और इशिका उस रात कृतिका के साथ जाने वाली थी। शौर्य ने परिस्थिति की गंभीरता को ध्यान रखकर इशिका को डेथ गॉड बॉक्स से दिया और उसका आकार एक लॉकेट जीतना करके उसके गले में टांग दिया। साथ ही उसे इशिका के एक बूंद खून से एक्टिवेट भी कर दिया था। शौर्य के लिए इशिका को बचाना जरूरी था। उसका कृतिका की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं था। इशिका और कृतिका के वहां से जाने के बाद शौर्य ने कृतिका की जानकारी सिस्टम से कहकर निकाली, लेकिन जो उसके सामने आया वो देख शौर्य का पूरा चेहरा लाल हो गया। सिस्टम ने उसकी जानकारी के साथ उसकी कुछ सीक्रेट फोटोशूट को भी शौर्य के सामने पेश किया। इन तस्वीरों में कृतिका बहुत कम कपड़े पहनकर फोटोशूट कर रही थी। साथ ही कुछ फिल्म इंडस्ट्री के चुप राज भी सामने आए। इस राज में ही छुपा था उसके किडनैपिंग का असली कारण। उसके पिता बलवंत सेन एक समय के जाने माने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले बिजनेसमैन थे। लेकिन जैसे ही कृतिका ने फिल्मों में काम करना शुरू किया, उनके संबंध अंडरवर्ल्ड और ड्रग लॉर्ड से सीधा होने लगे। उन्होंने उन लोगों के कहने पर चोरी छिपे कई ड्रग्स और गैरकानूनी हथियारों को भारत में लाना और उन्हें बेचना शुरू किया था। लेकिन पंजाब में हुए कुछ स्कूली बच्चों की मौत ने उन्हें हिलाकर रख दिया। उन बच्चों की मौत का कारण उसके लाए हुए ड्रग्स थे। साथ ही उसी दौरान शौर्य ने कई आतंकवादी अड्डे और यहाँ के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड को खत्म कर दिया था। उसके साथ भारत के अंदर बनी वह फैक्ट्री भी एक ही रात में राख कर दी थी। इन सभी बातों की वजह से बलवंत सेन ने इस धंधे से अपने आप को अलग करने की कोशिश की। लेकिन ये बात उन ड्रग डीलर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उन्होंने इसी बात के लिए उसे सबक सिखाने की ठान ली और फिर कृतिका और उस पर कई सारे हमले कर दिए। अब असली कारण तो शौर्य को पता चल गया था। उसने तुरंत इस इंफॉर्मेशन को इशिका के साथ शेयर कर दिया। इसी रात मुंबई के पोर्ट पर एक यॉट आकर रुकती है। उसके अंदर से एक लंबे बालों वाला अफ्रीकी आदमी और उसके साथी भारत में चोरी चुप प्रवेश करते हैं। माँ को, सर, आपको भारत में इस वक्त नहीं आना चाहिए था। 2 महीनों से भारत के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। अगर पुलिस को आपके आने की बात पता चली तो वे लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। ऊपर से वह विराज तो बड़ा ही टेढ़ा इंसान है। वो सिर्फ एक सवाल पूछता है, फिर सामने वाले को सीधा गोली मार देता है। अगर आपको यहाँ कुछ हो गया तो हम ऊपर क्या जवाब देंगे? तभी मार्कोस, जो वह अफ्रीक था, वह बोलता है, ज्यादा बकवास मत करो, मैं मार्कोस हूँ, मेरा इस अरब सागर पर अकेले का राज चलता है। मैं चाहूं तो बड़े बड़े देशों को मेरे कदमों में झुका सकता हूँ। तुम्हारे देश की मेरे सामने कोई औकात नहीं है। मैं तुम्हारे देश के अंदर एंट्री ले चुका हूं पर मुझे पकड़ने कोई नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ के लोग मुझे नहीं पकड़ सकते। मार्कोस का खुद पर इतना विश्वास देख उसे लेने आया हुआ भारतीय एजेंट चुप हो गया। ये एजेंट था मुन्ना, जो मुंबई के अंदर के सारे ड्रग्स को कंट्रोल करता था।
मुन्ना के अंडर बाकी लोग पूरे ड्रग्स को देश के कोने कोने में फैलाते हैं। मार्कोस और उसके आदमी मुन्ना के फार्म हाउस पर चले जाते हैं। मार्कोस का यहां आने का मकसद था बलवंत को किसी भी तरह धंधे से बाहर जाने से रोकना। अगर बलवंत बाहर निकल जाता है तो उसकी सेफ एंट्री खत्म हो जाएगी। दरअसल बलवंत अफ्रीकी देशों से रॉ मटेरियल के तौर पर कई तरह के सामान लाता था। इन सामानों में वह कई जड़ी बूटियां, कपास, फल, जानवरों की स्किन और साथ ही कई जंगल में मिलने वाले प्रोडक्ट्स। और वह इस धंधे में कई सालों से था। उसके सामानों की शुरुआती दिनों में अच्छे से जांच होती थी, लेकिन ऐसा होना धीरे धीरे बंद हो गया। कस्टम ऑफिसर्स अब उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे थे। अब तो कई सालों से उसका माल चेक होना बंद हो चुका था। साथ ही बलवंत भी इन अफसरों को खुश रखने में कोई कमी नहीं छोड़ता था। इसी बात का फायदा मार्कोस और उसके लोगों को होता था। CH 141 मार्कोस की हालत देखी नहीं जाती। इससे पहले वाला चैप्टर अधूरा पब्लिश हो चुका था, तो उसे अपडेट होने तक इंतजार करें। ये चैप्टर पहले आपको अधूरा लग सकता है, लेकिन पहला चैप्टर अपडेट होते ही आपको पूरी कहानी पता चल जाएगी। शौर्य इस वक्त आलिया के पास पहुंच चुका था और आलिया के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। पता नहीं शौर्य को क्या हो जाता था को जब भी वह आलिया से मिलता उसके अंदर का मनचला आशिक जाग जाता था और उसकी सारी सख्त लड़के की इमेज बिखेर जाती थी। आलिया को शौर्य को अपने सामने देख बहुत शर्मा रही थी। उसका चेहरा लाल हो चुका था। उसने फिर भी गुस्सा दिखाते हुए कहा, मैं कोई शहजादी आलिया नहीं, एजेंट आलिया हूं और तुम यहाँ मिशन पर आए हो। सामने वाले फार्म हाउस के अंदर मार्कोस है, हमें उसे किसी भी हाल में आज पकड़ना है। ये सुनकर शेर ने एक बार फार्म हाउस की तरफ देखा और फिर सिस्टम की मदद से उसकी सारी जानकारी निकाल ली। मार्कोस के सारे काले कारनामे अब शौर्य के सामने थे। उसके चेहरे पर फिर वही डरावनी मुस्कान आई। शौर्य ने आलिया को देखा और कहा, ये खुद को अरब सागर का राजा कहता है, चलो आज इसे अरब सागर की डुबकी लगवाते हैं। इतना कहकर शौर्य आराम से चलते हुए उसके फार्म हाउस की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में शौर्य फार्म हाउस के गेट पर पहुंच गया था। इतनी रात को शौर्य को गटका देखा तो वहां तैनात बंदूकधारी गार्ड्स ने शौर्य पर बंदूक तान दी और पूछने लगे, ए लड़के, तू यहाँ इतनी रात को क्या कर रहा है? ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, चल निकल यहाँ से वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर शौर्य ने अपने हाथ हवा में उठाए और डरते हुए बोला, भाई भाई जरा रुको, मैं यहाँ मेरे समुद्री कछुए को ढूंढ रहा हूँ। वह दिखने में काला अफ्रीकी आदमी की तरह दिखता है। मैं बस उसे समुद्र में डुबकी लगाने के लिए लेने आया हूँ, जो कुछ समय पहले यहाँ आया है। शौर्य की बात किसी को भी समझने के लायक नहीं थी। तभी एक आदमी बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? ये सुनकर शौर्य ने अपने हाथ धीरे धीरे सामने की तरफ किए और बोला, मैं मार्कोस को लेने आया हूँ और मुझे बाकी लोगों की जरूरत नहीं है, तो मैं तुम लोगों को नहीं लेकर जाऊंगा। इतना कहते ही उसके दोनों हाथों की दो उंगलियों सीधी हुई किसी बंदूक की तरह और उसके उंगलियों के नोक पर दो छोटे गोल हवा के बॉल बन गए। इनके अंदर शौर्य ने हवा को तीव्र गति से गोल घुमाया और अबे मुंह से बोला, बैंग बैंग, और कुछ ही देर में वो हवा के गोले बंदूक के गोली से भी ज्यादा तेजी से उन लोगों के तरफ बढ़ गए। उन गोलों का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वे उन लोगों को छूते ही उनके शरीर के चिथड़े करके आगे निकल गए। शौर्य ने उसके बाद सभी लोगों के साथ वही किया। तभी उन लोगों ने शौर्य पर गोलियां चलाना शुरू किया। तभी शौर्य के कान में दो कुंडल अपने आप प्रकट हुए और हरे रंग से चमकने लगे, साथ ही उसके शरीर पर एक सुनहरे रंग का कवच भी दिखाई देने लगा। शौर्य ने जब ये देखा तो मन में ही बोला, ये कवच का ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम है शायद, पर ये गोलियां वैसे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सारी गोलियां शौर्य के कवच पर लगी पर उसे एक खरोंच भी नहीं आई। एक आदमी ने अपने हाथ की बंदूक नीचे फेंक दी और चिल्लाते हुए सड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। ये बहुत है, भागो यहां से, ये इंसान नहीं है, और मैं आज तो हम गए। पर उनके सामने शौर्य था जिसकी आंखों से बचकर निकलना नामुमकिन था। शौर्य ने तुरंत अपने ऊपर आ रही गोलियों को उन्हीं लोगों की तरफ मोड़ दिया और कुछ ही देर में वहां गलियों की बरसात होने लगी। कुछ ही मिनटों में सारे गुंडे और गार्ड्स खत्म हो चुके थे। बाहर गोलियां चलने की आवाज सुनकर भी मार्कोस डरा नहीं था। वह अपने पैर पसार कर बैठा था, लेकिन जब उसने एक आदमी को चिल्लाते हुए कहते सुना कि ये बहुत है, ये शैतान है, उसे तब जाकर थोड़ा डर महसूस हुआ। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद बाहर से आवाज आना बंद हुआ, अब उसकी धड़कन तेज हो गई थी। मार्कोस ने अपने बैट के दौर से बंदूक निकाली और उसे लोड करके कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। तभी शौर्य अपनी ही धुन में गाना गाते हुए आगे आ रहा था।
मैं भी शराफत से जीता, मगर मुझको शरीफों से लगता था डर। उनको पता था मैं कमजोर हूं, इसीलिए आज मैं कुछ और हूं। मैं नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। अपना ये पसंदीदा फिल्मी गाना गुनगुनाते हुए शौर्य ने उछलकर एक लात सामने वाले दरवाजे को मार दी और पूरा का पूरा दरवाजा उखड़कर सीधे सामने की दीवार में घुस गया। दरवाजे के पीछे खड़ा मार्कोस दरवाजे के साथ जाकर दीवार में दब गया था। कुछ सेकंड बाद जब दरवाजा धीरे धीरे नीचे खिसका तो देखा कि दीवार में एक आदमी धंसा हुआ था। उसकी हालत किसी कार्टून कैरेक्टर की तरह हो गई थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसके हाथ पैर अजीब दिशा में मुड़े थे। शौर्य ने जब नजदीक जाकर उसे देखा तो पाया कि ये तो वही कालिया है जिसे वह जिंदा पकड़ने के लिए आया था। शौर्य ने अपना सिर खुजाया और बड़बड़ाया, लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया। शौर्य ने मार्कोस को किसी दीवार पर चिपके स्टिकर की तरह खींचकर निकला। फिर उसने मार्कोस को किसी कीड़े कोटरा पकड़ा और बोला, अरे कालिए, तू कहता था कि तू अरब सागर का राजा है, तो चल आज तुझे अरब सागर ले चलता हूँ और तेरी प्रजा के सामने तुझे मैं रहा होने का मतलब समझाता हूँ। तभी आलिया दौड़कर अंदर आए और बोली, शौर्य रुक जाओ वरना वह मर जाएगा। हमें उसी जरूरत है, उसे जिंदा रहने दो। आलिया के कहने पर शौर्य ने उसे एक बार ऊपर से नीचे देखा और बोला, ओ मेरी शहजादी, तुम ऐसा कहकर इस शहजादे को नाराज कर रही हो। मुझे पता है कि हमें इसे जिंदा पकड़ना है, तो भला मैं इसकी जान क्यों लूंगा। मैं बस ये सोच रहा था कि इसे थोड़ा सैर पर ले जाओ और इसे थोड़ा नहलाकर लेकर आऊं। शौर्य ने एक हाथ से आलिया को कमर से पकड़ा और दूसरे हाथ से मार्कोस की गर्दन पकड़ी और वह जमीन से ऊपर उठने लगा। ऐसा होते ही आलिया और मार्कोस दोनों चिल्ला रहे थे। आलिया ने देखा कि आज शौर्य ने उसके तलवार का उपयोग नहीं किया था, फिर भी वह हवा में उड़ रहा था बिना किसी सहारे के। आलिया ने झट से शौर्य को बाहों से जकड़ लिया तो दूसरी तरफ मार्कोस शौर्य के हाथ में चिल्लाते हुए छटपटा रहा था, ए लड़के, मुझे चुपचाप छोड़ दे वरना मैं तेरी ऐसी हालत कर दूंगा कि तेरी 7 पुश्तें भी इस मंजर को याद करके रोएगी। मार्कोस ऐसा बोल तो रहा था मगर उसकी हवा टाइट हो चुकी थी। उसे पता था कि एक इंसान जो अपने एक लात में दरवाजा और उसे दीवार में धंसा सकता है वह कोई मामूली इंसान नहीं है। मगर उसका घमंड उसे डरने से अभी भी रोक रहा था। शौर्य ने जब उसे हवा में उठा लिए तो उसकी हालत और भी ज्यादा पतली हो गई। शौर्य ने उन दोनों को पकड़ा और उन्हें लेकर समुद्र की तरफ उसने लगा। शौर्य ने आलिया की वजह से अपनी रफ्तार कम रखी थी। कुछ देर में शौर्य उन दोनों को लेकर समुद्र के बीचों बीच पहुंच चुका था। शौर्य ने मार्कोस को समुद्र में फेंक दिया और आलिया को अपने सामने लेकर आया। उसकी गहरी आंखों में शौर्य देखते हुए बोला, मेरी शहजादी आलिया, आपको अब ज्यादा डर तो नहीं लग रहा है ना? मुझे पता है तुम मुझ पर बहुत विश्वास करती हो। जरा देखो इस नीले समुद्र को जो रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में कितना चमक रहा है। लेकिन तुम्हारे चेहरे के आगे इन दोनों की खूबसूरती फीकी लगती है मुझे। शौर्य की ऐसी बातें सुनकर और अपनी तारीफ होते हुए आलिया और भी ज्यादा शर्माने लगी और उसने अपना हाथ आगे करके शौर्य के सीने पर मारा और बोली, चल झूठे, कुछ भी बोलते हो तुम। लेकिन उसकी ये अदा देखकर शौर्य ने उससे अपने और करीब लाया और उसके शरीर से अपने शरीर को लगाकर उसकी आंखों में देखने लगा। तभी समुद्र के अंदर से किसी सुअर के तरह किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। ये मार्कोस था जो समुद्र के पानी में खुद को तैरते हुए रखने की कोशिश कर रहा था। बचाओ, मुझे बचाओ वरना मैं मर जाऊंगा। एक तो पहले ही वो बुरी तरह से घायल था, ऊपर से उसे उसी हालात में तैरते हुए रहना था। इस वजह से उसे ज्यादा दर्द और थकान हो रही थी। शौर्य ने जब मार्कोस की आवाज सुनी तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि उसने शौर्य के रोमांस में खलल डाल दिया था। शौर्य ने नीचे देखा और अपना हाथ ऊपर की ओर नीचे से उठा लिया। उसके ऐसा करते ही समुद्र से मार्कोस बिना किसी सहारे हवा में तैरते हुए बाहर आ गया। अब उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन शौर्य तो शौर्य था। उसने मार्कोस को देखकर कहा, बहुत मजा आता है न तुम्हें लोगों को समुद्र में मारकर फेंकने में, अब खुद भी इस बात का मजा लो। दूसरी तरफ बलवंत के घर के बाहर कई सारे काले कपड़े पहने विदेशी लोग पहुंच गए थे। उनकी संख्या लगभग 10 के आसपास थी। उनके हाथों में मशीन गन थी और उन्होंने बाहर आते ही वहां तैनात खड़े सभी गार्ड्स पर गोलियां बरसा दी। सारे गार्ड्स कुछ ही देर में मारे गए। उन विदेशी लोगों के हमला करते ही इशिका सावधान हो गई और उसने कृतिका को अपने पीछे लेकर वह बाजार की तरफ खिड़की से झांक कर देखने लगी। उसने देखा कि सामने करीब 10 विदेशी लोग सारे गार्ड्स को मारकर घर के अंदर आ रहे हैं, तो इशिका ने कमरे का दरवाजा बिना आवाज किए खोल दिया और अपनी गन पर साइलेंसर लगा दिया।
इशिका ने उन लोगों में से एक क्रिमिनल पर निशाना साधा और गोली चला दी। वह गोली उस आदमी के शरीर से आर पार हो गई। तभी वे सारे लोग एकदम से कवर लेकर आसपास की चीजों के पीछे छुप गए और जिस ओर से गोली आई उस ओर देखने लगे। गोली उनके सामने वाले कमरे के दरवाजे से आई थी। सभी लोगों ने अपनी बंदूकें उस दरवाजे पर तान दी और अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। कुछ सेकंड्स में वह लकड़ी का दरवाजा छलनी हो गया। वही इशिका ने उस विदेशी को मारने के बाद तुरंत कृतिका को दीवार के पीछे लेकर गई। उसके बाद इशिका ने कृतिका को बगल के कमरे में अंदर बने दरवाजे से भेज दिया। ये कमरा बलवंत सेन की स्टडी रूम थी और अंदर बलवंत सेन अपनी बंदूक हाथ में लेकर खुद को बचाने के लिए खड़ा था। जैसे ही उसने कृतिका को देखा वह अधिक डर गया, पर जैसे ही उसे पता चला कि ये कोई और नहीं उसकी बेटी और इशिका है, उसने चैन की सांस ली। उसने अपने बेटी को गले से लगा दिया और बोला, मेरी बच्ची मुझे माफ कर देना। पैसों की लालच में मैंने गलत लोगों से हाथ मिला लिया और इसका नतीजा ये हुआ कि आज तुम्हें मेरी वजह से इस मुसीबत का सामना करना पड़ गया है। इसे सुनकर कृतिका की आंखें भर आई। तभी इशिका तैनाती हुए बोली, अगर तुमने अपना ड्रग्स का धंधा नहीं किया होता और हजारों मासूमों की जान नहीं गई होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता बलवंत सेन। तुमने देश और समाज के साथ गद्दारी को है। तुम एक निहायती गिरे हुए इंसान हो। मेरी जगह कोई और होता तो तुम्हें वह बचाने के बजाय गोली मार देता। ये सुनकर कृतिका इशिका को गुस्से से देखने लगी। जब इशिका ने ये देखा तो वो बोली, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगा तुम्हारा बाप कोई पुण्यात्मा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वह आदमी है जिसने हजारों लोगों के जान का सौदा ड्रग्स के लिए किया है। और तुम्हें पता है इसके लिए तुम्हारी अपनी फिल्म इंडस्ट्री जिम्मेदार है। तुम्हें पता है ये लोग तुम्हारे बाप के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि इन्होंने 2 महीनों से अपना ड्रग्स का धंधा बंद कर दिया है। अब वो ड्रग्स डीलर तुम्हारे बाप को ऐसा करने नहीं देना चाहते हैं। इशिका की बातों से कृतिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी भरी आंखों से अपने पिता को देखा जो अपना सिर झुकाकर खड़ा था। तभी बगल के कमरे से लोगों के अंदर आने की आवाज आई। इशिका ने तुरंत बाप बेटी को स्टडी रूम से बाहर ले जाने की सोची। इशिका ने अपनी गन निकाली और धीरे से आगे बढ़ते हुए दरवाजे से बाहर झांक कर देखा। बाहर इस वक्त कोई नहीं था। वे सारे विदेशी हत्यारे उस बगल के कमरे में गए थे। इशिका ने इसी बात का फायदा उठाकर उन दोनों बाप बेटी को बाहर लेकर आई। जैसे ही इशिका नीचे पार्किंग में पहुंची उन्हें बाहर खड़े बाकी लोगों ने घेर लिया। वे लोग अब इन लोगों के बीच बुरे फंसे थे। तब तक पीछे से घर के अंदर गए लोग भी नीचे आ चुके थे। उनमें से एक विदेशी अंग्रेजी में बोला, बलवंत मार्कोस वांट टू मीट यू, हे ऑर्डर अस टू ब्रिंग यू अलाइव इन फ्रंट ऑफ हिम, आई होप यू विल कोऑपरेट विद अस और मार्कोस ऑर्डर इज टू किल योर डॉटर। आदमी की बात सुनकर बलवंत ने अपने हाथ ऊपर कर दिए और बोला, मैं तुम लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूं, बस मेरी बेटी को छोड़ दो। उसके इतना कहते ही एक भारतीय मूल का आदमी आगे आया और कृतिका और इशिका को हवस भरी नजरों से देखते हुए बोला, हम तुम्हें तो साथ ले जाएंगे पर तुम्हारे साथ की इन 2 लड़कियों की जवानी तो चखी जाए। ऐसे कैसे हम इन हसीनाओं को छोड़ दे? ये सुनकर बलवंत का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन तभी इशिका ने अपने गले में पहना बॉस छुआ और बोली, मुझे इन लोगों में से एक भी जिंदा नहीं चाहिए। काम खत्म होते ही यहाँ मौजूद जो तुम्हें चाहिए वह ले लेना। इतना कहते ही एक काली परछाई जिसकी आंखें लाल थी इशिका के पीछे उभर आई। उसके हाथ में एक बड़ा हाशिया था। उस आकृति ने उन हत्यारों के कुछ करने से पहले ही उन्हें काटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वहां लाशों का ढेर लग गया। सभी को खत्म करने के बाद वहां गिरी सारी लाशें डेथ गॉड ने सोख ली और पूरा मैदान साफ हो गया। ये सब होते हुए बलवंत और उसके बेटों ने देखा था। डेथ गॉड को देख उन दोनों की रूह कांप गई थी। तभी इशिका शर्माते हुए बोली, ये तो सिर्फ एक गंधर्व था जो आधा इंसान और आधा साइट होता है। इनसे डरने की कोई बात नहीं है। तुम तो असली मौत के देवता से मिली हो। कृतिका ने ये सुना तो उसकी रूह कांप गई। अगर ये नकली डेथ गॉड है तो वाली वाला डेथ गॉड शौर्य कैसा होगा? क्या करेगा शौर्य अब मार्कोस के साथ? क्या शौर्य इस बार मार्कोस को जिंदा छोड़ देगा? कौन है मार्कोस पीछे? अब क्या होगा आगे?